हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 थ्रू एमसीक्यूज। इसमें हम लोग चैप्टर 6 to 10 जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1 to 5 जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड है, उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने चेक नहीं किया तो यू कैन चेक दैट आउट। हम लोग वॉल्यूम 1 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो वॉल्यूम 2 है वो कंप्लीटली इंटर रिलेटेड है वॉल्यूम 2 के साथ। तो अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा तो पहले प्लीज़ आप वॉल्यूम 1 को देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिले। सो अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। ये जो डिस्कशन है चैप्टर 6 to 10 की, इसमें कुछ टॉपिक्स जो थे बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे, उनको पॉइंट बेस में जो है पॉइंटर्स की तरह मैंने डिस्कस किया हुआ है, और बाकी जितने टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में जो है वो डिस्कस किया है। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। So chapter 6 is sustainable development and climate change. So climate change और sustainable development जो है बहुत ही जो hot और happening topic है in present times, तो इसको जो है मैं थोड़ा अच्छे से डिस्कस की हूँ। So इसमें जो कोट है वो ये है, may be all be happy, may all be without disease, may all have well-being, may none have misery of any sort. So, which of the following statements related to voluntary national review under India's Sustainable Development Goals initiatives are correct? तो बिफोर टेकिंग दिस क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनको नहीं पता, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो टोटल 17 इन नंबर हैं, और उनको अचीव करने का जो टाइमलाइन है वो 2030 है। और ये जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, इनके साथ एसोसिएटेड 169 और गोल्स हैं, जिसमें कि बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो डिमेंशंस हैं उनको क्लब किया गया है। तो इसके लिए जो है सारी जो गवर्नमेंट्स है अपने अपने जो है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स फ्रेम की हुई हैं कि कैसे हमने इन गोल्स को अचीव करना है। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन सम प्रोएक्टिव स्टेप्स एट बोथ नेशनल एंड सब नेशनल लेवल टू मेन स्ट्रीम एसडीजीज इनटू पॉलिसी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया। सो statements related to voluntary national review under India's SDG initiative. Number one, it highlights India's accomplishments and way forward on its journey towards achieving the SDGs. इंडिया ने अभी तक कितना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अकम्प्लिश कर लिया है और आगे क्या स्ट्रेटेजी है, ये उसको हाईलाइट करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, इट स्ट्रेंथन्स द एंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। In 1920, highlight of India's SDG initiatives has been the voluntary national review, जिसको कि इंडिया ने प्रेजेंट किया टू यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर रिव्यूइंग एंड फॉलो अप ऑफ एसडीजीज अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इंडिया ने जो है, इंडिया की जो एक डिफरेंट इनोवेशन थी, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना जिसने जो है कि जो अपने वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है वो वहाँ पे सबमिट किया, और जुलाई 2020 में जो नीति आयोग है उन्होंने सेकेंड जो VNR है वो प्रेजेंट किया है UN में। तो हम इसका जो ये जो कंसंट्रेशंस है, इनका जो फोकस है वो यही है, लीविंग नो वन बिहाइंड, जो कि मेन प्रिंसिपल है विच लाइज एट द हार्ट ऑफ SDGs। और इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है to uptake in adoption of business responsibility and sustainability frameworks and created greater consciousness among industry leaders for the same. So C here is the answer. तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये जो VNR है इसमें स्टेक होल्डर्स में आइडेंटिफाइड 13 पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड 1 रीजनल ग्रुप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसकी जो है कंसंट्रेशन ली गई है। ओवर 1000 सेंट्रल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पार्टिसिपेटेड इन कंसंट्रेशंस, नेशनल एंड लोकल कंसंट्रेशंस, जिसमें कि चिल्ड्रन, माइग्रेंट्स, विमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फार्मर्स, people living with HIV, denotified nomadic and semi-nomadic tribes, scheduled caste, elderly, LGBT,
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ एंड एडोलेसेंट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सबको जो है ये स्टेक होल्डर्स हैं वीएनआर में. नेक्स्ट इसके अंदर इट कंडक्टेड नेशनल कंसल्टेशंस इन 7 cities अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री इन कोलैबोरेशन विद यूएन इन इंडिया. Then consultations with private sector on institutionalized business responsibility frameworks, documented challenges, expectations and commitments. So अब हम बात करते हैं localization of sustainable development goals. So it involves the process of adapting, planning, implementing and monitoring the sustainable development goals from national to local level, which is correct. Localization का meaning ही यही है कि इसमें जो सेंटर और स्टेट है उनकी जो है कोलैबोरेशन हो, तभी जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बेटर तरीके से जो है वो अचीव हो सकते हैं. नेक्स्ट, द स्टेट्स आर की एक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेइंग एन इनेबलिंग रोल. दिस इज अगेन करेक्ट. सो सी हियर इज द आंसर, बोथ 1 and 2. The Sustainable Development Goal India Index and Dashboard is designed and developed by Niti Aayog. It is the principal tool to measure and monitor the SDG performance at the national and sub-national levels. So SDG localization में क्या है? From global to local to meet the goals. So mapping the Sustainable Development Goal targets to schemes, programs and policies, then coordination with central ministries, then coordination with state planning departments, then developing monitoring framework and capacities. नेक्स्ट इज हैंड होल्डिंग स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज थ्रू प्लानिंग डिपार्टमेंट. तो इसमें क्या है? एसडीजी विजन डॉक्यूमेंट, रोड मैप फॉर द स्टेट, 23 states and UTs, then mapping of targets with relevant departments, then coordinate with departments and districts, SDG cell coordination centers, linking of budget with sustainable development goals, periodic sustainable development goal reviews, देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स. तो ये जो प्रोसेस है यही जो है मेन कॉम्पोजिशन है लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज की. इनकी जो लोकलाइजेशन है वो कैसे हुई है. सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस आर करेक्ट. तो ये जो एनडीसीज हैं ये पेरिस एग्रीमेंट में जो है ये कंट्रीज ने दिए. तो इंडिया से रिलेटेड ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं या नहीं है, हमें ये बताना है. फर्स्ट इज टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बिलो 2005 लेवल्स बाय द ईयर 2030, विच इज करेक्ट. नेक्स्ट इज टू अचीव 40% ऑफ cumulative इलेक्ट्रिक पावर installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030, which is again correct. Then to enhance forest and tree cover to create additional carbon sink equivalent to 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030, which is correct. The other goals pertain to adoption of sustainable lifestyles based on traditional values of conservation and modernization, adaptation to climate change, clean economic development and environment friendly technology. और इसमें तो आंसर हो गया डी, क्योंकि सारे करेक्ट हैं. मैंने मैक्सिमम स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें करेक्ट चूज की होती हैं ताकि आप जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर पाएं. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, बिकॉज 1 जनवरी 2021 से जो है एनडीसीज जो है वो कमेंस होने जा रहे हैं, स्टार्ट होने जा रहे हैं. लेकिन इंडिया का जो एनडीसी है उसमें जो मेन जो रोल है वो फाइनेंस का है. तो इसमें इंडिया ने जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेट किया है कि इंडिया को $2.6 बिलियन जो है वो चाहिए between 2015 and 30 for implementing adaptation in key areas like agriculture, forestry, fisheries, infrastructure, water resources and ecosystem. और additional जो है investment चाहिए for strengthening resilience and disaster management. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कुछ चीजें कि इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इंडियाज नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसको लॉन्च किया गया था 2008 में. इट हैज 8 नेशनल मिशंस जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी भी जो है वो डिस्कस किया होगा. तो हम एक क्विक लुक लेंगे. फर्स्ट इज नेशनल सोलर मिशन. इसका टारगेट है टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इन 7 years स्टार्टिंग फ्रॉम
2014-15. नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं टू अचीव ग्रोथ विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, mandating reduction in energy consumption in large energy consuming industries, financing for public private partnership to reduce energy consumption through demand side management programs in municipal building and agriculture sectors. और नेक्स्ट है एनर्जी इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग रिड्यूस टैक्सेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। तो अगर हम इसकी प्रोग्रेस में देखें तो परफॉर्म, अचीव और ट्रेड जो स्कीम है, इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी विच वाज इनिशिएटेड इन मार्च 2012। और अभी करंटली जो है पैट साइकिल 4 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। सो नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम सर्विसेज बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट ट्री कवर by 5 million हेक्टेयर एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज भी करना है और उसकी क्वालिटी को भी जो है वो इम्प्रोवाइज करना है ऑन अनदर 5 million हेक्टेयर। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग बाय एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। Next is strengthening the enforcement of automotive fuel economy standards and using pricing measures to encourage the purchase of efficient vehicles and incentives for use of public transportation. तो इस मिशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू 3 प्रोग्राम्स: अटल मिशन ऑन रिजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन एंड स्मार्ट सिटीज मिशन। नेक्स्ट इज नेशनल वाटर मिशन. So focuses on monitoring of groundwater, aquifer mapping, capacity building, water quality monitoring and other baseline studies. Then promoting citizen and state action for water conservation, augmentation and preservation. Focusing attention on overexploited areas, then promoting basin level integrated water resource management. तो इसके लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है वो नोडल एजेंसी है टू गेट द स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर वाटर सेक्टर फॉर 16 सेलेक्टेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इन्हेंसिंग फूड सिक्योरिटी बाय मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रेम्यूनरेटिव एंड क्लाइमेट रिजाइलेंट। इसके अंदर क्या क्या किया गया है कि 7960 फार्म मशीनरी बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए हैं टू रिड्यूस क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। देन अंडर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दिस मच एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर डिफरेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। और थर्ड स्टेप जो है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू कंटिन्यूसली असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, enable policy bodies in their policy formulation functions, start of new centers relevant to climate change in the existing institutions in the Himalayan states, then regional cooperation with neighboring countries in glaciology. इसकी achievements में है Center of Glaciology at Wadia Institute of Himalayan Geology, National Network Program on Himalayan Cryosphere has been launched, एक मेगा प्रोग्राम नेम्ड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम for Indian Himalayan region was launched during 1819 and 6 state level knowledge networks have been supported in states of J&K, Himachal, Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal and the Himalayan regions. उसके एडिशन में 3 centers of excellence, one each at Kashmir University, Sikkim University and Tezpur University. Next comes National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change. इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस, फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नेटवर्क्स अमंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस engaged in research and development. Next is development of national capacity for modeling the regional impact of climate change on different ecological zones within the country. इसकी अचीवमेंट्स में 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 10 स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर जो हैं उनको सेटअप किया गया है and 8 global technology watch groups in the areas of renewable energy technology, advanced coal technology, enhanced energy efficiency, green forest, sustainable habitat, water, sustainable agriculture and manufacturing have been set up.
सो इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, विच इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन. सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 और इसका एम क्या है, टू डिप्लॉय 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर by 2022 to be achieved in 3 phases. Then 2,000 megawatt off grid solar appliances including 20 million solar lights by 2022. और इसका थर्ड एम है 20 million square meter solar thermal corrector area. Subsequently, government has revised the target of grid connected solar power projects from 20,000 megawatt by the year 21-22 to 1 lakh megawatt by the year 2021-22 under the National Solar Mission in 2015. So our next question is related to National Mission for a Green India. Its objective is to increase forest tree cover on 5 million hectares of forest non-forest land. Then it also targeted improvement of ecosystem services including biodiversity, hydrological services and carbon sequestration. Then it also targeted improvement of ecosystem services including biodiversity, hydrological services and carbon sequestration. So both of these statements are correct. हमने already इसको जो है वो discuss किया है. So this scheme takes a holistic view of greening and focuses on multiple ecosystem services and it aims to protect, restore and enhance India's forest cover. So next, which of the following are components of climate change action plan? So National कार्बोनेशियस एरोसोल्स प्रोग्राम, देन लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस. तो ये दोनों जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं इसके. नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये एक अलग सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सो 1 and 2 हियर आर द करेक्ट आंसर्स. जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको कि जनवरी 2014 में जो है वो लॉन्च किया गया था. To build and support the scientific and analytical capacity for assessment of climate change in country. और इसके दो इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स है जो हमने देखे, NCAP एंड LTO. जो NCAP है इट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ 17 इंस्टीट्यूशंस लेड बाय IIT बॉम्बे. और जो LTO है इट इज अनदर प्रोग्राम अंडर CCAP फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years and it was started in the year 2019 and 20. और अगर हम इसकी बात करें नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो इसकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है. इसको जो स्कीम को है ऑपरेशनलाइज किया गया था 2015-16 में. इसका एम है टू सपोर्ट कंक्रीट अडेप्टेशन एक्टिविटीज which are not covered under ongoing activities through the schemes of state, union territories and national governments. सब हम अपनी जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे, जिसमें कि सिंस द रियो कॉन्फ्रेंस एंड अडॉप्टेशन ऑफ UNFCCC in 1992 the multilateral regime on climate change has evolved and adopted a number of agreements and decisions to strengthen the global response to address the problem of climate change. तो इसमें जो लेटेस्ट ट्रीटी है पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 2015 टू एनहांस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन. सो इसका सेंट्रल एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी टू वेल बिलो 2 degrees Celsius and above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius through enhanced support from developed countries to the developing countries. तो आई होप इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं था, ये जस्ट एक बैकग्राउंड थी कि रियो कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट होके पेरिस एग्रीमेंट फाइनली जो है उस तक हम लोग पहुंचे. और जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका बेस यही है कि जो क्लाइमेट चेंज से जो थ्रेट है इस सेंचुरी में, जो टेम्परेचर राइज है जो ग्लोबल, उसको जो है कंट्रोल किया जाए और मिटिगेट और अडेप्टेशन की जितनी भी जो इसमें जो प्रोसेस है उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है क्लाइमेट चेंज को इन्हांस करने में. तो वो लोग जो हैं टेक्नोलॉजी से और फाइनेंशियली जो है डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें इस गोल को अचीव करने के लिए. तो अब एक क्विक लुक देते हैं
जो इम्पोर्टेंट सीओपी हैं, ये सारे जो हैं इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किए गए हैं, कुछ भी जो है मैं अपनी तरफ से नहीं इसमें बोल रही हूँ। सो फर्स्ट इज रियो अर्थ समिट 1992, अडेप्टेशन ऑफ UNFCCC हुआ यहाँ पे। डेवलप्ड कंट्री पार्टी शुड लीड इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, इक्विटी एंड CBDRRC। फिर 1997 में कोटो प्रोटोकॉल हुआ, जो कि फोर्स में आया 16 Feb 2005 को। इसके अंडर था मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन डेवलप्ड नेशंस अंडर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। उसके बाद जो है COP13 आता है 2007 में। ये जो है बाली में हुआ था, इसको बाली कॉप भी कहते हैं इंडोनेशिया में। ये था लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन इन बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन विद एडिकेट, प्रिडिक्टेबल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद COP15 आता है, जो कि कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन इज इन डेनमार्क। तो इसमें क्या था, फर्स्ट क्वांटिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, फ्लो ऑफ $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग नेशंस। फिर आता है COP16, जो कि कैनकन में हुआ था, मैक्सिको में। तो इसका क्या था, कमिटमेंट टू मोबिलाइज स्केल्ड अप फंड्स टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक ग्रेटर एक्शन, फॉर्मलाइज द सेटिंग अप ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फंड। फिर आता है COP17 2011 में, जो कि डरबन में हुआ। इसका पर्पस था एग्रीड टू अ प्रोटोकॉल, अनदर लीगल इंस्ट्रूमेंट और एन एग्रीड आउटकम विद लीगल फोर्स। देन COP21 हुआ, जो कि पेरिस में हुआ, पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ। अ न्यू एग्रीमेंट इन द शेप ऑफ अ ट्रीटी वाज अडॉप्टेड टू enhance the implementation of convention, including its objectives. It required all parties to put forward their best efforts to NDCs and to strengthen these efforts in the year ahead. तो इसको जो है हम ऑलरेडी जो है पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पेरिस एग्रीमेंट को, और इंडिया की इसमें क्या कमिटमेंट्स थी हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है COP24, जो कि कोटोविस में हुआ इन पोलैंड। इसमें क्या था, न्यू रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अ फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंस वाज एग्रीड अपॉन अंडर पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम। तो अब इसमें जो है डिस्कस किया गया है 25th सेशन ऑफ COP, जो कि मैड्रिड में हुआ, विच इज इन स्पेन। सो इसका जो टाइटल था डिस्कशन का वो था चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। इसके एम्फेसिस थे द कंटिन्यूड चैलेंजेस दैट द डेवलपिंग कंट्रीज फेस इन असेसिंग फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। क्योंकि अभी तक मैक्सिमम जो चीजें हैं वो बातें हुई हैं, लेकिन जो फाइनेंस है वो गैदर नहीं हो पाया जितना जरूरत है। It recognized the urgent need to enhance the provision of support to the developing country parties to enable them to strengthen their national adaptation and mitigation efforts. क्योंकि अगर हम इंडिया को भी इसमें अकाउंट करें तो हम देखें कि हमें सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन की ही इस समय ज़रूरत है। क्योंकि जैसे सदर्न स्टेट्स में हीट वेव्स बढ़ रही हैं, और जैसे अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड में जैसे डिजास्टर देखा, तो ये जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रिजल्ट है। दो इसमें जो ह्यूमन हैंड है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी है इन सारी चीज़ों में। तो अडेप्टेशन जो है आइलैंड नेशन को हम लोगों से भी ज़्यादा चाहिए। Then the decision also recalled the commitment made by the developed country parties, the goal of mobilizing jointly $100 billion per year by 2020 to address the needs of developing country parties. तो ये जो 25th COP था, ये उसका आउटकम था। So on the issue of global ambition for combating climate change, the decision adopted provided for a balanced and integrated view that includes not only efforts for climate change mitigation but also for adaptation and means of implementation support from the developed country parties to developing country parties. इसमें एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड व्यू लिया गया, जिसमें सिर्फ मिटिगेशन की ही बात नहीं की गई, अडेप्टेशन की बात भी की गई कि अब वो टेक्नोलॉजीज डेवलप हों। जैसे अब जो नई नई जो डिजीजेज आ रही हैं, इवन की जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो अब नई नई डिजीजेज आ रही है, इवन ह्यूमन डिजीज और प्लांट में भी जो इफेक्ट आ रहा है, तो कैसे जो है इस सिचुएशन को जो है अडेप्ट करेंगी कंट्रीज, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। प्लस मिटिगेशन कैसे करनी, कैसे हमने जो है फर्दर जो टेम्परेचर राइज है उसको कंट्रोल करना है।
तो इन दोनों चीज़ों का जो एक बैलेंस व्यू लिया गया। ड्यू टू कोविड-19 जो है, जो COP26 था, उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया 2021 पे, और ये ग्लासगो में होगा इन 2021। अब इसमें एक और डिफरेंट टॉपिक जो है डिस्कस किया गया, जो कि है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन सितंबर 2019, और इसका जो वर्किंग ग्रुप है उसकी रिपोर्ट आई 1 जून 2020 को। वर्किंग ग्रुप ने आउटलाइन किया है इट्स विजन एंड मेड रिकमेंडेशंस विच इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस on social stock exchange subject to committing to minimum reporting requirements. Additionally, जो वर्किंग ग्रुप है उसने रेकमेंड किया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। In terms of recommendations of working group, there is need to develop a framework for onboarding NPOs and FPs on social stock exchange, prescribe disclosure requirements relating to financials, governance, performance, etc., and dwell upon aspects related to social impact, social audit, and information repositories. So, in September 2020, SEBI ने constitute किया technical group to develop and make recommendations on these aspects. So, अब जो है, जो इनोवेटिव सस्टेनेबिलिटी थीम जो कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स हैं, उनसे भी जो है इंडिया मूव करके अब जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट करने की बात कर रहा है, जिसकी रेगुलेशन जो है वो सेबी के पास होगी, जिससे कि कैपिटल रेज की जाएगी बाय सोशल एंटरप्राइजेज वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। सो यही सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका क्रक्स है कि ये है क्या। सो नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे में ग्रीन बॉन्ड्स पे बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? ग्रीन बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एन एंटिटी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स and the proceeds of a green bond offering are used towards financing green projects. So green bonds are an effective vehicle to raise capital for renewable energy projects while meeting the environmental targets of investors and climate targets of government of India. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो हमारे जो NDCs हैं वो 21 से जो है वो इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए, तो ग्रीन बॉन्ड जो है एक फंडिंग का काम करेंगे। In 2017, to give push to green bonds issuance in India, SEBI issued guidelines on green bonds, including the listing of green bonds on Indian stock exchanges. तो कुछ जो ग्रीन इंडिसेस हैं, जिसमें कि कार्बोनेक्स है 2012 में, MSCI ESG 2013, S&P BSE 100 ESG Index 2017 allows passive and retail investors to invest in green companies. और सर्वे में बताया गया है कि 24 दिसंबर 2020 तक जो 8 ESG म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडिया में जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस इमेज में देखें तो मेजर इमर्जिंग जो मार्केट्स फॉर ग्रीन बॉन्ड्स इशुएंस है, उसमें जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट जो है वो चाइना है और सेकंड नंबर पे जो इंडिया है, देन ब्राजील एंड पोलैंड। तो इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने एक और है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल फाइनेंस, इंडिया ने जो है यूरोपियन कमीशन लेड जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस जो है उसको भी ज्वाइन किया है अक्टूबर 2019 में एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। तो मैंने आपको ऐसे ही इंक्लूडिंग पॉइंट बताया इसमें। So, according to Global Commission on Adaptation, the areas for investment in adaptation are strengthening early warning systems, improving dryland agriculture crop production, protecting mangroves. So, ये तीनों जो हैं adaptation में help करेंगे. So, D is the correct answer. So, Global Commission on Adaptation जो है इसने अपनी रिपोर्ट में जो कंक्लूड किया है कि इन्वेस्टिंग $1.8 ट्रिलियन ग्लोबली 5 एरियाज में, जिनमें 3 हमने डिस्कस किए हैं ये वाले, फिर उसके बाद है मेकिंग वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट मोर रिजिलेंट एंड मेकिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलेंट, जो है इस पे जो है काम करना पड़ेगा अडेप्टेशन के लिए। अब अडेप्टेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको इसमें एक और जो कंक्लूसिव जो डाटा वो देना चाहती हूँ। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, उसने 2018 में
बताया कि इंडिया ने 2018 में $37 बिलियन जो हैं वो लॉस किए क्लाइमेट इवेंट्स के चलते, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, फ्लडिंग और लैंडस्लाइड होगी केरला में, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं डिस्प्लेस हो गए, 80 डैम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई इसमें। तो इतना ज़्यादा जो लॉस हुआ क्लाइमेट चेंज के चलते। और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन 2019 42% ऑफ लैंड फेस ड्रॉट कंडीशंस वर्सनिंग द फार्म क्राइसिस। चेन्नई में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है 12 आवर्स तक लगातार जो है वो रेनफॉल होता रहा, जिससे कि $250 मिलियन का जो है वो डैमेज हुआ। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी है जिसने ये बताया है कि इंडिया विल लूज 5.8% 5.8% ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स बाय 2030 ड्यू टू हीट स्ट्रेस। कि हीट स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंडिया 2030 तक 5.8% जो है वर्किंग आवर्स अपने लॉस करेगा। तो अडेप्टेशन इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो इवेंट्स हैं इनको कैसे फेस करना है, कंट्री उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो यही जो ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन है उसने बताया है बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इलस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स इन अडेप्टेशन। बेनिफिट कॉस्ट रेशो निकाली है उसने। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं तो कितना नेट बेनिफिट है, मेकिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलेंट, देन इम्प्रूविंग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, मैनग्रोव्स की प्रोडक्शन से प्रोटेक्शन से, एंड मेकिंग वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट मोर रिजिलेंट। तो टोटल नेट बेनिफिट जो है वो $7.1 ट्रिलियन का जो है बेनिफिट होता है अगर अडेप्टेशन होती है देन। So which of the following statements related to International Solar Alliance are correct? First is World Solar Bank would cater to the need for dedicating financing window for solar energy projects globally. This is incorrect. ये ग्लोबली नहीं है, सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज हैं सोलर अलायंस के उसी के लिए ये डेडिकेटेड फाइनेंसिंग विंडो है। सो वन हियर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट एन इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड, विच इज करेक्ट। सो बी हियर इज द करेक्ट आंसर। तो जो ISA है इसने रिसेंटली 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, वर्ल्ड सोलर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो जो ये वर्ल्ड सोलर बैंक है इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल प्रोवाइड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग एट फेवरेबल टर्म्स फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इट विल एंगेज इन को फाइनेंसिंग विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ISA ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी जो समिट है वो भी ऑर्गेनाइज की थी सितंबर 2020 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था शोकेसिंग टू मेंबर कंट्रीज द स्टेट ऑफ आर्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजीज। So next question, consider the following statements related to coalition for disaster resilient infrastructure. So it is co-chaired by India and United Kingdom, which is correct. Next is it has initiated a global study on disaster resilience of airports, जो कि correct है। ये दोनों statements correct हैं। इसको जो है लॉन्च किया गया था सितंबर 2019 में। So the coalition, it functions as an inclusive multi-stakeholder platform led and managed by national governments, where knowledge is generated and exchanged on different aspects of disaster resilience of infrastructure. तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि इट इज़ वर्किंग ऑन इनहेंसिंग द रिजाइलेंस ऑफ पावर सेक्टर इन ओडिशा, जिसको कि इम्पैक्ट हुआ था साइक्लोन फानी से, जो कि मई 2019 में आया था। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जैसे हमने देखा कि एयरपोर्ट्स की जो डिजास्टर रिजाइलेंस है उसके ऊपर जो है स्टडी हो रही है। इट विल लुक आफ्टर द स्टडी विल लुक एट द एयरपोर्ट्स दैट वर इफेक्टेड बाय डिजास्टर्स बट विच हैव सक्सेसफुली मैनेज द एक्सट्रीम इवेंट्स। तो ये जो है इसका एस्पेक्ट है। विद दिस चैप्टर 6 कंक्लूड हियर्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 is agriculture and food management. Who have the shade of cornful crest under their umbrella rest. So next, the share of agriculture and elite sectors in GVA of country has increased in 2019-20, which is incorrect. It has declined from 18.2% in 2014-15 to 17.8%
in 1920, which is due to the relative performance of non-agriculture sector becomes more dominant. Next is the share of crops has fallen from 11.2% to 9.4% 2019-18, which is correct. Within agriculture sector, ये जो share है, it has fall. The decline in share of crop has been made up by an increase in share of livestock and fishery sector. जो livestock और fishery sector है वो जो है वो expand हुआ है, तो crops जो है वो shrink हुई हैं. So B is the correct answer. So इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर अनाउंसमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो फर्स्ट है 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंसिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर फंडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एंड एट एग्रीगेशन पॉइंट्स फॉर फाइनेंशियली वायबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट है 10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, एडिंग 2 लाख MFEs who need technical upgradation to attain Food Safety Standard Authority of India food standards, build brands and support marketing. Next is 20,000 crore for fishermen through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It aims at integrated, sustainable and inclusive development of marine and inland fisheries by developing infrastructure such as fishing harbors, cold chain and markets. नेक्स्ट है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका टारगेट है फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसिलस बाय इंश्योरिंग 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग पॉपुलेशन. देन है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ का. इट इज टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग, इनेबल वैल्यू एडिशन एंड इम्प्रूव कैटल फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर है फ्रॉम टॉप टू टोटल, टॉप था टोमेटो, अनियन, पोटैटो टू टोटल. ऑपरेशन ग्रीन्स रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो टू ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट रिफॉर्म्स इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइसिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट इज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू अराउंड 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स हु वर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19. नेक्स्ट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जो सबको पता है. इट विल इनेबल माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स टू एक्सेस पीडीएस बेनिफिट्स फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री. नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज आर करेक्ट. इट हैज बीन स्क्यूड इन फेवर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, विच इज इनकरेक्ट. जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट हैज बीन स्क्यूड इन फेवर ऑफ सदर्न रीजन. The share of northeastern state has been very low, so 1 is incorrect. Next is share of northeastern state has been very low, which is correct, so B is the correct answer here. So अगर हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया इन 2020-21, तो मैक्सिमम जो शेयर है वो सदर्न स्टेट्स में गया है, जैसे हम देख सकते हैं आंध्रा और तमिलनाडु अबव 7.5, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा कम है. सो ड्यूरिंग 2021 टोटल डिसबर्समेंट ऑन 30th November 2020 शेयर ऑफ सदर्न रीजन was more than 40%, while it was less than 2% for north eastern regions. ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो कवरेज है इतना लो है, दिस इज बिकॉज द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज ओनली 2.74% ऑफ टोटल जीसीए ऑफ द कंट्री. जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसका 2.74% ही जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है. मोर ओवर कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ लैंड इज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. तो इससे जो किसान क्रेडिट जो लोन्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जो है वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे, उतने लोगों ने नहीं लिए. सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आर करेक्ट. फर्स्ट, दिस स्कीम इज ऑपरेशनल फ्रॉम ईयर 2020-21 टू 29-30, जो कि करेक्ट है. हमने पीछे इसको देखा है कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसको कि 2020 में जो है वो क्रिएट किया गया है. It provides for medium to long-term debit financing facility for post-harvest management infrastructure and community farming assets.
which is correct. So under the scheme 1 lakh crore will be provided by banks and financial institutions as loan to primary agriculture credit societies, marketing cooperative societies और जो farm producer organizations है, self help groups हैं, farmers हैं, उन सबको ये जो है disbursement होगी. All loans under this financing facility will have the interest subvention for a maximum period of 7 years, which is again correct. जितने भी लोन्स होंगे इस फाइनेंशियल फैसिलिटी में, दे विल हैव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़, और इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 7 ईयर्स होगा. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको. सो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पिक किया है आपको जो है एमएसपी जो है उसका जो रिटर्न्स मेंशन थे सर्वे में उसको बताने के लिए. कॉस्ट, एमएसपी एंड रिटर्न्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. तो इसमें जो हाईएस्ट इंक्रीज जो है एमएसपी का अगर हम देखें तो हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो नाइजर सीड के लिए है 755 पर क्विंटल, देन सीजम, देन उड़द, देन कॉटन. और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो बाजरा के केस में देखे जाएंगे जो कि 83% हैं. नेक्स्ट इसी में जो है कॉस्ट, एमएसपी और रिटर्न जो है रबी क्रॉप्स के बताए गए हैं. तो हाईएस्ट जो अगर हम रिटर्न की अगर हम एमएसपी की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो लेंटिल्स में है विच इज 300 पर क्विंटल. उसके बाद जो है वो ग्राम है और फिर जो है रेपसीड है, सेफ्लोर है. सो नेक्स्ट इंडिया रैंक्स 5th इन मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जो कि करेक्ट है. Then India is the second largest producer of milk in the world, which is incorrect. India is the largest producer of milk in the world. और मिल्क जो है वो इंक्रीज हुआ है 146.3 मिलियन टन से जो है 2014-15 की ये फिगर थी, ये जो है इंक्रीज होके 198.4 मिलियन टन हुआ है 2019-20 में. सो इंडिया रैंक्स 3rd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, विच इज अगेन करेक्ट. सो 1 and 3 इस पे जो है जो जितनी भी फिगर्स दी थी मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में वो फिगर्स पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने केवल आपको जो 3 टॉपिक्स थे मेन मीट का, मिल्क और एग का, मैंने उसमें जो कंक्लूसिव पॉइंट था आपके साथ वही डिस्कस किया है. सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज आर करेक्ट? सो इट विल incentivize investments only for dairy processing and value addition, which is incorrect. As part of आत्मनिर्भर भारत अभियान 15,000 करोड़ का जो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो सेटअप किया गया है और ये इंसेंटिवाइज करेगा इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग एमएसएमई, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कि डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एनिमल फीड प्लांट होगा. तो केवल डेयरी प्रोसेसिंग नहीं है, इसके साथ साथ मीट प्रोसेसिंग भी है और एनिमल फीड प्लांट भी है. नेक्स्ट इज अ क्रेडिट गारंटी ऑफ ₹750 crores वुड आल्सो बी सेट अप टू बी मैनेज्ड बाय नाबार्ड, विच इज करेक्ट. सो बी हियर इज द करेक्ट आंसर. Credit guarantee would be provided to those sanctioned projects which are covered under MSME defined ceilings. So next फिशरी सेक्टर को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? So India is the 3rd largest fish producing country in the world. Which statement is incorrect? India is the 2nd largest fish producing country in the world and account for 7.58% of global production. और 1920 में इंडिया का ऑल टाइम जो था वो हाईएस्ट रिकॉर्ड था 14.16 मिलियन मैट्रिक टन्स का. नेक्स्ट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ब्लू रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 2018, विच इज इनकरेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये जो ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम थी इट वाज लॉन्च्ड इन 2015-16 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जो कि मार्च 2020 में एंड हो गई. तो गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2018 अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एट 7522 crores. सो डी हियर इज द आंसर. अब हम बात करेंगे जो इस ईयर की इंपॉर्टेंट स्कीम थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फिशरीज सेक्टर के लिए है.
launched in May 2020 as part of आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसमें इन्वेस्टमेंट है 20,050 करोड़ की, comprising central share of this much and state share of 4,880 करोड़, और इसका टाइम पीरियड है 5 years। ज़्यादातर एग्जाम में टाइम पीरियड स्कीम का जरूर पूछा जाता है। सो इसका एम है टू एनहांस फिश प्रोडक्शन to 220 lakh metric tons by 2024-25. It will result in doubling export earnings to 1 lakh crores and generate direct and indirect employment opportunities for about 55 lakhs in fishery sectors over next 5 years. So it intends to increase aquaculture productivity to 5 tons per hectare, enhance domestic fish consumption and attract investments in fishery sector from other sources. प्लस इसमें इंश्योरेंस कवरेज है फॉर फिशिंग वेसल्स, जो कि फर्स्ट टाइम जो है फिशिंग वेसल्स पे जो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज आर करेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 2 lakh माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, विच इज करेक्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर जो है गवर्नमेंट ने ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है लॉन्च की है विद आउटले ऑफ 10,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 2020 to 25. It adopts one district one product approach, which is correct. To reap the benefits of scale in terms of procurement of input, availing common services and marketing of products. Next, it places focus on waste to wealth products, minor forest products and aspirational districts, जो कि 116 है। तो ये जो है ये भी करेक्ट है। सो डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लेके जो स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट है? इट इज मेंट फॉर इंटरवेंशन इन मार्केट ड्यूरिंग प्राइस राइज, which is incorrect. It is not meant for intervention in the market during price rise. So it is a scheme for integrated development of tomato, onion, potato value chain. Next is there is provision for 50% subsidy on cost of transportation and storage for evacuation of surplus production, which is correct. So B here is the correct option. And by November 2025 approved जो projects हैं, इसमें 2 जो हैं टोमेटो के projects हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात में, 2 for onion in Gujarat and Maharashtra, 1 for potato in गुजरात जो हैं ये जो हैं स्टार्ट कर दिए गए हैं। और अब जो अदर नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको भी जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ जो है इस स्कीम के अंदर ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर जो है वो लाया गया है। प्रधानमंत्री जो किसान संपदा जो योजना है, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, मत्स्य योजना नहीं है। इसके अंदर जो है कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर डिस्कशन थी, तो मैंने इसमें से जो मेन क्रक्स था वो यही था कि इसमें कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें मेगा फूड पार्क है, कोल्ड चेन है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं, यूनिट स्कीम है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड ऑपरेशन ग्रीन्स हैं। ये जो है इसके अंदर की जो स्कीम्स हैं। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ फूड और ग्रेन्स ड्यूरिंग 2020-21। कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सी जो स्कीम्स हैं वो एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए जो है वो स्टार्ट की थी। तो इट हैज बीन डन थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम ओनली, विच इज इनकरेक्ट। एलोकेशन 2 चैनल से हुई थी, पहला था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा ये था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी मतलब पूरे इंडिया में जो है वो इम्प्लीमेंटेड है और मंथली एलोकेशन जो फूड ग्रेन्स का उसके अंदर होता है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एलोकेशन ऑफ फ्री फूड ऑफ ग्रेन मतलब व्हीट एंड राइस एट रेट ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ फॉर 2 months, विच इज करेक्ट। ये जो स्कीम है उन लोगों के लिए की गई थी अप्रोक्सीमेटली जो माइग्रेंट और स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स थे जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर जो है वो कवर नहीं होते, ये उनके लिए था। तो इसमें जो है वेरियस स्कीम के अंदर जो है वो एलोकेशन दी गई हुई है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर जो है 63.42% जो है उसके अंदर एलोकेशन थी। फिर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना था उसके अंदर 34% था और बाकी जो है बहुत कम जो है वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम, फेस्टिवल, नेचुरल क्लैमिटीज में जो एलोकेशन हुई और अदर वेलफेयर स्कीम्स के अंदर जो है वो एलोकेशन हुई।
सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस से जो है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू इंट्रोड्यूस नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, विच इज करेक्ट। सो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड यूटीज जो है इस स्कीम की जो वैलिडिटी है उन्होंने इसको जो है एक्सटेंड किया है मार्च 2022 तक। It will enable the ration card holders to lift their entitled food grains from any fair price shop in any state, which is correct. So C is the correct answer. और इसी स्कीम के अंदर इक्विवेलेंट फूड सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी इन चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी इंस्टेड ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। सो चंडीगढ़ और पुडुचेरी दो एक्सेप्शंस हैं, इन दोनों यूटीज में जो है फूड ग्रेन्स की जगह जो है उतनी ही जो है फूड सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। सब लास्ट में गवर्नमेंट ने जो है उन 3 बिल्स को डिस्कस किया और जस्टिफाई किया है जिन बिल्स को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया और जिनके लिए जो फार्मर्स हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं। इस टॉपिक पे हमारे चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो उसमें फर्स्ट बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट, और इसमें ये है इसमें ये पॉलिसी दी गई कि जो फार्मर्स हैं वो जो एपीएमसीज हैं उनके बाहर भी जो है वो सेल परचेज कर सकते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है कि वो एपीएमसी की जो मंडीज हैं उनमें बेचेंगे या बाहर जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनको सेल करेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें बताती है कि उसका पर्पस है टू प्रमोट एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए। इसी में दूसरा जो बिल है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें कि जो फार्मर हैं वो प्राइवेट हाउसेस के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकता है। और इसमें जो थर्ड बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड एडिबल ऑयल अनियन पोटैटो, इनको जो एसेंशियल कमोडिटी के जो लिस्ट है उससे हटा दिया है, जिससे कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है अनलिमिटेड स्टॉक को जो है होल्ड कर सकती हैं। सो चैप्टर नंबर 7 में इतना ही था। अब हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करते हैं। सो चैप्टर 8 इज इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो कोट है वो है इन द मिडेस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज की हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, कंपटीशन को इन्हांस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। तो सबसे पहले जो है इसमें डिस्कस किया गया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एमएसएमईज के लिए कौन सी जो है गवर्नमेंट ने जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की। तो गवर्नमेंट अनाउंस फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें कि रेजिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स टू ₹1 करोड़ फ्रॉम 1 लाख, जो कि इंसुलेट करेगी एमएसएमई को। इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको सिर्फ जल्दी से एक बार पढ़ के निकल जाऊंगी ताकि आप रिवाइज कर लो। फिर है स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमईज अंडर सेक्शन 240A ऑफ कोड। फिर है सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर अप टू 1 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द पैंडेमिक सिचुएशन। और फिर इसमें है एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड कोविड-19 रिलेटेड डेप्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर कोविड-19 के टाइम पे जो डेप्ट होता है उसको डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट से जो है वो हटा दिया जाए अंडर द कोड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिगरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इंडिया, यहाँ पे आएगा गॉट लीड इन, कि इंडिया किस में जो है इनमें से किन किन जो फैक्टर्स में है लीड किया है। तो वो है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड अदर्स, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, रिवोकिंग इंसॉल्वेंसी इन पेइंग टैक्सेस। तो इसमें इंडिया जो है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स जो है इसमें जो है वो बेस्ट परफॉर्म किया। इसी के साथ साथ ही गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और इन सब में जो है वो गेन जो है इम्प्रोवाइज किया है। और जो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी और रिवोकिंग इंसॉल्वेंसी, पेइंग टैक्सेस जो है इसमें जो है इंडिया जो है वो परफॉर्म नहीं अच्छा किया है। अगर आपने वॉल्यूम 1 जो है उसको स्टडी किया होगा अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है कैसे इम्प्रोवाइज हुई है। 2009 में जो है 133 था, 14 में 142 हो गया,
और कैसे फिर 2016 के बाद सडन राइज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अब जो इंडिया का रैंक है वो 63 है। नेक्स्ट है कि इनमें इसके जो फैक्टर्स हैं, इनमें जो इसके जो सब कंपोनेंट्स हैं, इसमें इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हम गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो इंडिया की जो है ग्रीन रैंकिंग है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में 68 रैंक है, स्टार्टिंग बिजनेस में जो है 136 रैंक है, और सबसे खराब जो है वो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में है और रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में है, जिसको हम वॉल्यूम 1 में जितनी चीज़ें हम इनको बहुत सिंगल जो है आइटम को लेके जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं कि हम क्यों लैक कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इस पिक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। तो फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, नेक्स्ट इज startups intellectual property protection, then is industry academia partnership and incubation। तो ये तीनों जो हैं they are pillars of startup India stand up India, so D is the correct answer। so ये जो scheme है it enables a startup to seek assistance from any impaneled facilitator to file and prosecute their application। so funds for startups जो है उसका कॉपस है टोटल 10,000 करोड़, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था with contribution spread over 14 and 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल। सो नेक्स्ट है इंडिया में जो है एफडीआई फ्लोज को लेके जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बल्क ऑफ एफडीआई इक्विटी फ्लो इज इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विच इज करेक्ट। द बल्क ऑफ एफडीआई इक्विटी फ्लो इज इन द नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीडिंग टू अ रिडक्शन इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एफडीआई फ्लोज। So next, the FDI equity flows have been on upswing since financial year 2013, which is correct. So C here is the correct answer. The FDI flows are associated with enhancement of productivity, skills and technology developments in the country. और ये जो हैं अपस्विंग में थे फाइनेंशियल ईयर 2013 तक, और 2020 में जो है टोटल एफडीआई इनफ्लोज जो हैं वो $49.98 बिलियन है एज कंपेयर टू $44.37 बिलियन इन 2019। तो 2020 में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप शेयर देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज में, तो इसमें जो है ऑटोमोबाइल का 16.5% है, अदर्स का सबसे ज़्यादा चंक है 33.1%, नॉन कन्वेंशनल का 13.9%, मेट्रोलॉजी का 12.3%। तो अगर हम बल्क की बात करें तो विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल, नॉन कन्वेंशनल, अदर देन फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है इसको बल्क ऑफ इक्विटी फ्लो मिलता है। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं टोटल एफडीआई जो इनफ्लो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उसका जो 67% है वो इनको मिलता है। सो नेक्स्ट, स्टील सेक्टर को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, विच इज इनकरेक्ट। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ crude steel only after China, and India is also the second largest consumer of steel. However, its per capita total finished जो steel consumption है वो सिर्फ 74.7 kg है फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जबकि जो ग्लोबल एवरेज है वो 229 kg की है। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी स्टील जो है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है उसका पार्ट है, विच इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर अभियान के अंदर जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्टील की इनहेंस करने के लिए स्पेशलिटी स्टील जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया है इन 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज फॉर इंसेंटिव्स अंडर पीएलआई स्कीम, जिसमें की है ऑफरिंग स्टील टू एमएसएमईज दैट आर मेंबर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। फिर है मेजर्स टू प्रोवाइड प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। फिर है प्रोटेक्टिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर ट्रेड थ्रू एप्रोप्रिएट रिमीडियल मेजर्स इंक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट्स इन विच अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड बाय अदर कंट्रीज। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है कोल सेक्टर पे करेंगे। कोल जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया,
और इंडिया की जितनी एनर्जी नीड्स हैं उसका 55% जो है वो कोल ही मेट करता है। सो कोल सिर्फ जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स ही नहीं है, बट कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें एज अ इंटरमीडिएट जो यूज होता है, स्टील में, स्पॉन्ज आयरन में, सीमेंट, पेपर, ब्रिक क्लिंस, इन सब में जो है कोल यूज होता है। और इंडिया जो है इम्पोर्टेंट जो है कोल इम्पोर्टिंग कंट्री भी है। तो फाइनेंशियल 2020 में इंडिया ने जो है वो 248.54 जो है मिलियन टन जो है वो कोल जो है वो मंगवाया है, जिसमें कि ग्रोथ देखी गई है 5.7% की। हमारे इंपोर्ट्स में जो है ग्रोथ हुई है कोल के 5.7% से 2019 के कंपैरेटिव। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है कितना ज़्यादा कोल डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर के जो मेजर्स ली हैं उनके ऊपर एक क्विक क्लिक डालते हैं। तो पहला है क्रिएटिंग कार्बन सिंक। तो अबाउट 5,45,000 हेक्टेयर जो लैंड है, इट हैज बीन ब्रॉट अंडर ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग 132 मिलियन ट्रीज। और अभी प्लान है कि 20,000 हेक्टेयर ऑफ एडिशनल एरिया पे जो है प्लांटेशन की जाएगी बाय 2030। फिर 2 कोल बेड मीथेन प्रोजेक्ट्स जो हैं विद कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन आर इन पाइपलाइन। फिर है सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स विद रिलेटिवली लेसर कार्बन फुटप्रिंट। फिर है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल फ्रॉम पिट हीट्स टू डिस्पैच पॉइंट्स। अब अगर हम अमेंडमेंट की बात करें एक्ट और रूल्स में, तो सेवरल अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट इनटू कोल माइन स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 थ्रू मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसको कि मार्च 2020 में जो है वो इनेक्ट किया गया। अ टोटल ऑफ 11 कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड अंडर माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। और फर्दर जो है 25 और जो कोल ब्लॉक्स हैं उनको जो है वो एलोकेट किया जाएगा बाय ऑक्शन फॉर सेल ऑफ कोल। और जो 38 कोल माइंस की जो ऑक्शन होनी थी उसमें जो है 19 जो है उनकी ऑक्शन हो चुकी है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट से। सो अंडर एमएसएमई एक्ट जो है उसके अंदर एमएसएमई जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज, विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है जून 2020 में गवर्नमेंट ने जो क्लासिफिकेशन थी एमएसएमई की उसमें उसको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी, विच इज अगेन इनकरेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक्चुअली इसके बिल्कुल उल्ट सिनेरियो हैं। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट जो एक्ट है 2006 का, उसके अंडर क्लासिफिकेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और गवर्नमेंट ने जून 2020 में इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऐड की है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज। तो हम जानते हैं कि जो एमएसएमई है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, और जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉयमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा देता है। रफली 30% जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है ये सेक्टर। तब हम देखते हैं डेफिनेशन में जो है वो चेंज क्या आई है। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख तो आप एमएसएमई में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। इसी में अगर हम सर्विस में देखें तो इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लैक्स, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लैक्स लेस देन 2 करोड़, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 2 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़। और जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है जो 2020 में हुआ है, जिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पहुंच गया ये। नेक्स्ट स्मॉल की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 50 करोड़। यहीं अगर मीडियम की बात करें, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10 करोड़ एंड लेस देन 20 करोड़, और टर्नओवर कितना कर दिया गया 50 करोड़ एंड लेस देन 100 करोड़। ह्यूज डिफरेंस। तो आप प्लीज इस टेबल को जो है अच्छे से रिवाइज करें। आपको इस पे राउंड द ईयर जो है क्वेश्चंस लगातार पूछे जाएंगे जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एमएसएमई के लिए है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं।
So it is a technology backed control room कम management information system which is correct. और गवर्नमेंट ने इसको 9 मई 2020 में जो है लॉन्च किया है चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को. चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न processes for increasing the output and national strength. Next, it is enabled by artificial intelligence, data analytics and machine learning, which is again correct. Next, it is based on hub and spoke model. तो इसमें जो हब है वो बेंगलुरु में जो है वो सिचुएटेड है, विच इज इनकरेक्ट. ये हब एंड स्पोक मॉडल पे बना हुआ है. इसमें 70 कंट्रोल रूम्स का नेटवर्क है, लेकिन इसका जो हब है वो न्यू दिल्ली में है, सेक्रेटरी MSMEC के जो ऑफिस है वहाँ पे. और स्पोक्स जो हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस में और वेरियस मतलब स्टेट्स में है. सो 1 and 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री की. तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जनरेटर इन इंडिया, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, विच इज करेक्ट. सो अगर हम 2020 की बात करें तो इसने 2020 में ओवरऑल GDP में जो है 2% कंट्रीब्यूट किया है और 11% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग GAVA इन फाइनेंशियल ईयर 2020. और टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है ये 10.5 करोड़ की जनरेट करता है, इसीलिए ये नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर है. नेक्स्ट, स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इज फॉर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, विच इज करेक्ट. नेक्स्ट, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, विच इज करेक्ट. इंडिया 6th लार्जेस्ट है, आफ्टर फर्स्ट है चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम, इटली. और इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, जैसे कॉटन यार्न, फैशन गारमेंट्स, हैंडमेड कारपेट्स. सो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. सब हम बात करेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बजट में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलोकेशन है. सो गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जिससे बूस्ट मिलेगी इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कॉम्पिटिटिवनेस आएगी इंडियन इकोनॉमी में. इट इज जॉइंटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. और इसका जो प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो 111 लाख करोड़ का है, $1.5 ट्रिलियन का. और इसमें सेक्टर्स हैं एनर्जी, रोड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे जो है, इनका जो है मेजर शेयर है. तो अगर हम सेक्टर्स से बात करें तो इस सेक्टर्स में अदर्स में 29% है, एनर्जी का शेयर 24 है, रेलवे का 12, रोड का 18, अर्बन का 17. अगर हम इसके अंदर फंडिंग की बात करें तो 39% जो है सेंटर की फंडिंग है, स्टेट की फंडिंग 40% है और प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग जो है वो 21% है. तो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की. So it will attract more public-private partnership projects and facilitate the private investment in social sectors, which is correct. Next is sub-scheme 1 to cater to social sectors where there is at least 50% operational cost recovery, which is incorrect. Financial year 21 में गवर्नमेंट ने जो है रिवैम्प्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसको जो स्कीम को जो अप्रूव किया है 2024-25 तक. तो इसमें बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लिया जाएगा सोशल सेक्टर के, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है वो लगाया जाएगा. इसके अंदर 2 स्कीम्स हैं, सब स्कीम 1 और 2. 1 जो है इट इज़ टू केटर सोशल सेक्टर्स सच एज वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. और जो प्रोजेक्ट इसके अंदर एलिजिबल हैं शुड हैव एटलीस्ट 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी. और जो सब स्कीम 2 है उसके अंदर वो हैं जिनकी एटलीस्ट 50% जो ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी हो. सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्स की. इन इंडिया अराउंड 95% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी, विच इज करेक्ट. और ये सिर्फ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को ही फैसिलिटेट नहीं करता, कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग और जो वेटिंग पीरियड है पोर्ट्स पे उसको भी जो है रिड्यूस करता है. इन इंडिया अराउंड 95% मतलब 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम या वैल्यू ऑफ जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी. नेक्स्ट, द पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ सागरमाला प्रोग्राम.
विच इज अगेन करेक्ट, और हम लोग इसको जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो सी हियर इज द करेक्ट आंसर. इसी में आपको एक और जो है एक सिर्फ छोटा सा डाटा डिस्कस करना चाहूंगी कि रोड्स पे मैंने कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनाया. गवर्नमेंट ने उसमें जो है वो ये बताया है कि इंडिया में 63.86 लाख किलोमीटर जो है रूरल अर्बन रोड्स हैं और नेशनल हाईवेज हैं टोटल, उनका जो है लेंथ इतनी है. और इंडिया जो है नेक्स्ट ओनली टू यूएस है रोड नेटवर्क को लेके, क्योंकि यूएस में जो है वो 66.45 लाख है और हमारा 63.86 लाख किलोमीटर है. सो नेक्स्ट अब रेलवे की बात करते हैं. इंडियन रेलवे इज द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड अंडर सिंगल मैनेजमेंट, विच इज करेक्ट. Next, the private trains in India are likely to be introduced by 2030, which is incorrect. Next is under the new railway initiative, private players can operate in railway sectors through PPP mode, which is correct. So 1 and 3 are correct here. ये जो इनिशिएटिव है न्यू इंडिया न्यू रेलवे का, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अराउंड 30,000 करोड़ जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से आएगी. और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आइडेंटिफाइड ओवर 150 पेयर ऑफ ट्रेन सर्विसेज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 151 मॉडर्न ट्रेन सेट्स और रेक्स टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन. और उम्मीद की जा रही है कि ये जो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ये मई 21 तक कंक्लूड हो जाएगा और 2023-24 तक जो है वो प्राइवेट ट्रेन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी. सो नेक्स्ट, नेशनल रेल प्लान के लिए इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. The objective is to increase the modal share of rail in freight from the current level of 27% to 45%, which is correct. To develop capacity both infrastructure and rolling stock ahead of demand, ministry जो है national plan को develop की है. Next, NABARD is mobilizing resources with sufficient moratorium period, which is incorrect. इसमें जो body है वो है Indian Railway Finance Corporation IRFC, ना कि नाबार्ड. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इट एम्स एट डेवलपिंग एडिकेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू केटर टू द प्रोजेक्टेड ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स अप टू 2050. तो गवर्नमेंट कह रही है कि 2050 तक जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसको केटर कर पाएगा जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, विच इज करेक्ट. सो 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, which is incorrect. India is the third largest energy consumer in the world after US and China. So India is the largest importer of crude oil followed by China, which is again incorrect. India is the third largest importer of crude oil after China and US. So D, neither 1 nor 2. Next, consider the following statements. सौभाग्य इज फॉर 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इज फॉर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इसमें बिल्कुल केस जो है वो आप एक्सचेंज कर लो. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो 100% ग्राम है, तो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है. और जो सौभाग्य है विच इज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, वो जो है उसका पर्पस है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. सो नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम फैसिलिटेट स्टेट यूटिलिटीज टू इंश्योर रिलायबल 24/7 पावर सप्लाई इन अर्बन एरियाज, विच इज करेक्ट. सो सी ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, अब माइनिंग सेक्टर के लिए जो है कौन से इनिशिएटिव्स आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो है वो स्टार्ट किए गए हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन regime, which is correct. Removal of distinction between captive and non-captive mines, which is correct. Next is joint auction of bauxite and coal mineral blocks, which is correct. Next is rationalization of stamp duty, which is again correct. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. इट एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2022, which is correct. Next, affordable rental housing complexes is a sub scheme under it for single women, which is incorrect. ये जो sub scheme थी ये थी for migrant workers for decent rental housing at affordable rate near their workplaces. So here A is only the correct option.
नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ने लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट्स हैं 2021 में जो हैं इनमें से कौन सी जगह पे नहीं लॉन्च किए हैं। तो डी वडोदरा जो है वो इनकरेक्ट है। तो अभी जो है लाइट हाउसेस प्रोजेक्ट जो है 1 जनवरी 2021 को जो है वो लॉन्च किया गया है और ये 6 प्लेसेस पे जो है स्टार्ट किया गया है, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची एंड अगरतला। और यहाँ जो है सारी ग्लोबल जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज किया जाएगा। डिफरेंट टेक्नोलॉजी से जो है यहाँ पे हाउसिंग जो है वो बिल्ड होगी। सो इसी के साथ चैप्टर 8 यही कंक्लूड होता है। अब हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 इज सर्विसेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज during the first half of financial year 2021 the services sector contracted by almost 16%, which is correct. During the first half is it contracted by 16%, क्योंकि जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक था, रेल फ्रेट ट्रैफिक था, पोर्ट ट्रैफिक था, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थी, सारी ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन जो है अनाउंस हुआ। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड मोस्ट इन सब सेक्टर्स। सो सब सेक्टर्स की बात करें तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस जो है ये जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो है ये ज़्यादा हुआ। तो इसलिए ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम ब्रेकअप देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं Q1 और Q2 में 2021 में जो है कॉन्ट्रैक्शन। तो टोटल सर्विसेज में जो है इतनी कॉन्ट्रैक्शन थी और अगर हम इसमें 2021 में जो है 16% थी। और अगर हम ट्रेड होटल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है ट्रेड होटल्स में ही थी। उसके बाद फाइनेंशियल, रियल, प्रोफेशनल सर्विसेज में, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर्स में थी और उसके बाद फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं उनमें थी। सो हम बात करते हैं इंडियन सर्विसेज सेक्टर की एक्टिविटी से रिलेटेड इन स्टेटमेंट से। इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिविटी स्टार्टेड टू पिकअप सिंस सितंबर 2020, विच इज करेक्ट। जो IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है जिसको कि सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इट वाज 85 मंथ हाई ऑफ 57.5 इन फरवरी, जो कि फरवरी में जो इंडेक्स था उसमें 57.5 था हमारा जो ग्रोथ था और उसके बाद वो सडनली फेल हो गया टू 5.4। और जैसे जैसे जो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस थी जो लिफ्ट हुई तो सर्विसेज सेक्टर जो है फिर से जो है वो रिकवर करना शुरू कर दिया और अक्टूबर में 54.1 जो है वो रिकवर कर गया इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, चंडीगढ़, सिक्किम एंड दिल्ली स्टैंड आउट विद द पर्टिकुलरली हाई शेयर्स ऑफ सर्विसेज इन GSBA, विच इज इनकरेक्ट। चंडीगढ़ और दिल्ली जो है इसमें पर्टिकुलरली हाई शेयर था 85% का और सिक्किम जो है उसमें 27% था। सिक्किम जो है लोएस्ट पे था। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, FDI इनफ्लोज की बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर में। FDI into India recorded almost 17% jump during April-September 2020 despite pandemic. So India improved this position from 12th 2018 में इंडिया जो था 12th रैंक में था और 19 में जो है वो 9th रैंक पे आ गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट FDI रेसिपिएंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, जिसको कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है वो इशू करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट इज जंप इन FDI इक्विटी फ्लोज वाज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज इनटू कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सब सेक्टर, विच इज करेक्ट। इसमें जो है $17.55 बिलियन जो है वो आया, मतलब 336% की जो है वो ग्रोथ देखी गई लास्ट ईयर से। सो ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वर्क फ्रॉम होम के चलते सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अगर हम इसमें ग्रॉस FDI इक्विटी इनफ्लोज देखें सर्विस सेक्टर में तो अप्रैल सितंबर 2019 और 20 को जो है कंपेयर करके आप देखो तो फाइनेंशियल बिजनेस आउटसोर्सिंग R&D जो है इसमें जो है वो डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को जो देखें
तो यहाँ पे 4025 है और यहाँ पे जो है 17,554 है। तो कितना ह्यूज जो है वो चेंज है। और एक रिटेल ट्रेडिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। एजुकेशन में जो है वो ग्रोथ है। तो आप इजीली जो है इसको देख सकते हैं कितने सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ है। और हम शेयर ऑफ सर्विसेज की बात करें इन ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज में, तो 67.4 था 2019 में और 78.7 है अप्रैल टू सितंबर में। अब हम डिस्कस करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं कौन से करेक्ट हैं। तो द टॉप 5 स्टेट्स अट्रैक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, विच इज करेक्ट। Next, India ranks 12th in world, 7th in Asia and Pacific in terms of tourism foreign exchange returns earnings, which is correct. India ranked 23rd in world in terms of international tourist arrival 2019, जिससे जबकि 2018 में जो था हम लोग 22nd पोजीशन पे थे, लेकिन 2019 में 23rd पे आ गए। तो वर्ल्ड की जो टूरिज्म जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हैं उसमें इंडिया का जो शेयर है वो 1.23% है। और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं फ्रॉम टॉप 10 कंट्रीज जो इंडिया में आते हैं उसमें सबसे पहले बांग्लादेश, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रशिया है जो टॉप 10 कंट्रीज हैं। और 5 अट्रैक्टिंग जो डोमेस्टिक जो फॉरेन टूरिस्ट हैं कहाँ आते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सी हियर बोथ 1 and 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम डिस्कस करेंगे आईटी बीपीएम जो सेक्टर है जो इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे, विच इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बीपीएम जिसको नहीं पता, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। सो आईटी सर्विसेज हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी शेयर ओवर 50% ऑफ आईटी बीपीएम सेक्टर, विच इज करेक्ट। Over the last 6 years, IT services has constituted majority share over 50% of IT BPM sector, जिसमें कि $97 बिलियन के रेवेन्यूज है 1920 में। नेक्स्ट, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अबाउट 84% ऑफ IT BPM इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी एक्सपोर्ट्स ड्रिवन, विच इज अगेन करेक्ट, जिसमें कि हार्डवेयर और ई कॉमर्स जो है वो एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट, यूएस रिमेन द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉलोड बाय यूके, विच इज अगेन करेक्ट। $91 बिलियन के जो एक्सपोर्ट हैं यूएस को हुए हैं, अकाउंटिंग फॉर 62% जो हमारे एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो यूएस को हुए हैं, उसके बाद जो है वो यूके है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं अदर सर्विसेज प्रोवाइडर की जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने रिलीज की 2020 में, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो वो है वो करेक्ट है। तो विद एन एम टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, गवर्नमेंट ने नवंबर 2020 में जो है इसकी जो गाइडलाइंस है इनको सिंप्लीफाई किया था। तो पहली स्टेटमेंट है बीपीओ सर्विसेज engaged in data related operations now comes under ambit of OSP, which is incorrect. So the new guidelines tremendously reduce the compliance burden of BPO industry and enables to work from home, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो OSPs हैं उनको हटा दिया है ऑल टुगेदर एंड were done away with altogether, and business process outsourcing services engaged in data related operations have been taken out of ambit of OSP. तो इसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। अब ये जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जो बीपीओ सर्विसेज हैं अब वो इसके एम्बिट में नहीं है। नेक्स्ट, द न्यू रूल्स डू अवे विद रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर OSPs, विच इज करेक्ट। Next is OSPs no longer had to made a security deposit or submit the work from home agreement it had with the employees, which is correct. So B 2 and 3 is correct. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, इनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। ये जो है इन फोर्स में आया है 20 जुलाई 2020 को। इसमें है इसके अंदर जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, विच इज करेक्ट, टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। Next, it struck off the concept of product liability, which is incorrect. The new act introduces the concept of product liability and brings within its scope the product manufacturer, product service provider, and product seller for any claim of compensation. Next, every e-commerce entity is required to provide information relating to return, refund और exchange. इसके साथ साथ जो e-commerce entity है उसको ये भी बताना होगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, वारंटी गारंटी क्या होगी,
पेमेंट्स कैसे होंगी, चार्जबैक ऑप्शंस क्या हैं, तो ये सारा कुछ जो है उनको बताना होगा। सो 1 and 3 आर करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब सबसिस में फिर से पोर्ट्स पे क्वेश्चन आया है। पोर्ट्स हैंडल अराउंड 90% ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू इन इंडिया, विच इज करेक्ट। इंडिया, और इसी के साथ बताया गया है कि इंडिया में जो है, जो वर्ल्ड फ्लीट है उसका इंडिया का जो है 1% शेयर है वर्ल्ड फ्लीट में 2020 तक। नेक्स्ट है, द विजन ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक ट्रेड, विच इज करेक्ट, विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर है कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो, लोअरिंग लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑफ बल्क कमोडिटीज बाय लोकेटिंग फ्यूचर इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज नियर द कोस्ट, improving export competitiveness by developing port proximate discrete manufacturing clusters. So C here is the correct answer. नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन को लेके। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इट विल इनेबल इंडियन इंडस्ट्री टू स्केल अप हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस, विच इज करेक्ट। ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, which has been mandated to transfer technologies emanating out of Indian space program and enable Indian industry to scale up high technology manufacturing base. Next, Indian National Space Promotion and Authorization Center will attract investment in space sector, which is correct. So C is the correct answer. अब अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ देखें कि बाकी कंट्रीज जो हैं स्पेस प्रोग्राम्स में कितना स्पेंड करते हैं, तो इंडिया कहाँ लैग करता है। तो अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस डॉलर में ये सारी फिगर्स दी गई हैं, तो 19.5 बिलियन यूएस डॉलर जो यूएस स्पेंड करता है, चाइना 11, इंडिया 1.8 और रशिया 3.3। तो इन चारों में से इंडिया जो है सबसे कम करता है। अब अगर हम नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेस देखें कंट्री वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्चेस हैं वो चाइना ने की है 2019 में 34, उसके बाद जो है रशिया ने की है, उसके बाद जो है यूएस ने की है, इंडिया की जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जितनी है जो की है 6। सो इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 9 में थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम लोग चैप्टर 10 डिस्कस करते हैं। चैप्टर 10 है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर 10 था बेयर नेसेसिटीज वाला, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसमें इनको जो है बहुत अच्छे कंपैरिजन के साथ बताया गया है कि कैसे ये स्कीम्स जो हैं बेटर हैं। तो इनमें से कौन सी सोशल सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी जो है वो इंक्रीज किया गया है, एजुकेशन या हेल्थ? तो आंसर है सी, दोनों के लिए। तो सोशल सर्विसेज में सेंटर और स्टेट का जो प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी है उसको 6.2% से बढ़ा के जो है वो 8.8% कर दिया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2014-15 से लेके 2021 तक। और ये सारे ही सोशल सेक्टर्स में जो है ग्रोथ हुई है। एजुकेशन के लिए 2.8 से जो है 3.5% कर दिया गया है। हेल्थ में 1.2 से 1.5% जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है। अगर हम ट्रेंड्स देखें सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर में बाय जनरल गवर्नमेंट, मतलब कंबाइंड दोनों का, तो टोटल बजटरी जो सोशल सेक्टर में जो है वो भी इन्हेंस हुआ है 58 से 64.70। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो एजुकेशन में 6.13 था यहाँ पे लाख करोड़ में, और यहाँ पे 6.75 है। हेल्थ में बहुत स्लाइड चेंज है 3.12 से 3.51, और अदर्स में 6.06 से 6.90। अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लें तो एजुकेशन को जो है पहले 3% था जीडीपी का, अब 3.5 है, और हेल्थ में 1.5 था अब 1.8 है, और अदर्स में 3.0 3.5। ऐसे ही अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर में पहले भी एजुकेशन पे 10.4 था, अब भी 10.4 है। हेल्थ पे 5.3 था तो 5.4 हो गया, और यहाँ पे 10.3 से 10.7 जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ सोशल बाकी जो सोशल सर्विसेज हैं उनमें अगर देखें तो एजुकेशन पे पहले जो है वो 40% था, अब 39.3% है।
हेल्थ पे 20.4 था, 20.5 है, और अदर्स में 39.6 था, 40.2 है। तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है सोशल सेक्टर में चेंज नहीं है। अब हम इंडिया के रैंक की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी स्टेटमेंट जो है उससे रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, इंडियाज रैंक इम्प्रूव्ड इन 2019 एज कंपेयर टू इट्स रैंक इन 2018, विच इज इनकरेक्ट। इंडिया का जो 2019 में है वो रैंक 131 है, और पहले जो है वो 129 था। तो 2019 में जो है वो डिक्लाइन हुआ है। सो दिस इज incorrect. Next, it showed an increase in mean years of schooling and expected years of schooling, which is again incorrect, क्योंकि जो mean year of schooling और expected year of school हैं ये unchanged रहे हैं 2019 और 2018 में। Next है, India was positioned 8 marks better than HDI rank considering planetary pressures adjusted HDI, which is correct. इसमें मैं आपको ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहती थी, जो है प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड एचडीआई, ये फर्स्ट टाइम जो है इस पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी ये टेम्परेरी बेसिस पे जो है इसको इंक्लूड किया गया है, और इट इज़ कैलकुलेटेड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिसेस, जो कि मेजर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर कैपिटा और उसका जो मटीरियल फुटप्रिंट है पर कैपिटा। तो ये जो एक नई चेंज लाई गई है। If a country puts no pressure on the planet, तो its PHDI and HDI rank would be equal, but the PHDI falls below the HDI as pressure rises. तो इसमें जो है सिर्फ only 3 जो है वो correct है, तो only 3 जो है वो statement correct है। I'm sorry for these options. तब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन इंडिया HDI वैल्यू और इसके सब कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखिए मेजर किन 3 बेसिस पे किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा। तो इसको सिर्फ जो है 3 जो पैरामीटर्स है उन पे कवर किया जाता है, जिसमें कि जो 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं वो हैं टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काउंट होती है। फिर है टू बी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल, जिसमें ये दोनों जो हैं वो ऐड होते हैं। और थर्ड जो है वो है डिसेंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें कि जीएनआई जो है वो काउंट होती है। तो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 2018 में 69.4 था, जो कि इम्प्रोवाइज हुआ है 69.7। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग पहले भी 12.2 था, अब भी 12.2 है, और जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो भी सेम रहा है। और अगर हम जीएनआई पर कैपिटा की बात करें तो उसमें भी जो है वो इंक्रीमेंट है, और एचडीआई वैल्यू पहले 642 थी, अब 645 है। अगर हम एवरेज एनुअल एचडीआई ग्रोथ परसेंट की बात करें 2010 से 19 की, तो इंडिया में जो है 1.21 की जो है परसेंट की जो वो है इंक्रीमेंट हुआ है, एनुअल जो एवरेज एनुअल इंक्रीज हुआ है ग्रोथ रेट में। सबसे ज़्यादा लेकिन जो है देखिए बांग्लादेश में हुआ है, देन म्यांमार में हुआ है, देन इंडिया में। तब बहुत कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, उस पर मैं क्वेश्चंस नहीं फ्रेम करके आपको, सिर्फ उन्होंने जो इसमें जो डाटा लेके जो समझाना चाहे मैं आपको वही चीज़ समझाना चाहूँगी। इंडिया के लिए सबसे पहले एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो सबसे पहले उसमें ये बताया गया है कि जो रिकॉग्नाइज स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो 11-12 की फिगर ली गई है कि उस समय कॉलेजेस कितने थे, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कितने थे, और प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स कितने थे। और 18 में जो है इन सब में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा जो है वो डेवलप हुआ है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स एज ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव बाय सोशल रिलीजियस ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो दो इंडिया ने जो है लिटरेसी रेट जो है एलिमेंट्री लेवल पे जो है वो 96% का अचीव कर लिया। अभी भी हम 100% अचीव नहीं कर पाए, बट 96% अचीव कर लिया है। लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें तो जो लिटरेसी रेट है अभी भी रिलीजियस ग्रुप के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स में देखें तो मेल फीमेल की रेशो जो है उसमें डिफरेंस है, और सब में आप देखना कि सब में जो है जो फीमेल कैटेगरी है वो जो है सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है एजुकेशन से।
एससी में भी अगर आप देखें तो एससी में 80.3 जो है वो मेल की एजुकेशन है, लेकिन 63.9% फीमेल की है। इसी तरह ओबीसी में भी ह्यूज डिफरेंस है, अदर्स में भी और ऑल में भी। इसी तरह अगर हम रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें तो कोई भी रिलीजन, भले हिंदुज़्म है, इस्लाम है, उन सब में भी जो है जो फीमेल है उसकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा लोअर है। तो ये जो है एक वर्किंग एरिया जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए फीमेल लिटरेसी पे। अब इसमें जो है स्टेट वाइज स्पेसिफिक अटेंडेंस रेशियो की बात की है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं 3.5 ईयर्स को लिया गया है, 6.10 को 11 से 13 ईयर्स, 14 से 17 और 18 से 23। तो सबसे अच्छा जो है वो 6 टू 13 जो है उसमें है, क्योंकि उसमें देखिए जो एवरेज है ज़्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट 95% या अबव है सारी ही स्टेट्स में। तो सबसे अच्छा ये जो एज ग्रुप है वो परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसका फोकस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे है, जिस पे कि अगर हम देखें तो एम्फेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। इसमें अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब की परफॉर्मेंस जो है 3 टू 5 ईयर्स में बहुत अच्छी है, 61.6 है। और उसी में अगर हम कर्नाटका को देखें तो कर्नाटका की 18.3 है, जो कि एक सीरियस इशू है जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। अगर हम 14 टू 17 ईयर्स की बात करें तो अगर हम नेशनल एवरेज के मुकाबले अगर हम एमपी को देखें, उड़ीसा को देखें, अगर एमपी को देखें, उड़ीसा को देखें, असम, गुजरात, राजस्थान को देखें, तो इनकी जो है नेशनल एवरेज से जो है ये लोग काफ़ी पीछे हैं। और इसी में अगर हम 18 टू 23 एज ईयर ब्रैकेट में देखें तो केरला और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, अगर हम उसको रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कंपेयर करके देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है नॉर्थ ईस्ट की और केरला की वो बेटर है। अब हम एक क्विक लुक लेते हैं प्रोग्राम और स्कीम्स की फॉर स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग 2021। तो समग्र शिक्षा जो प्रोग्राम है ये है फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। इसकी विजन है टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज इन अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन। इसके मेन आउटकम क्या रखे गए हैं? यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में। इसके मेजर फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन का, प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक पहली बार जो है ऐसा है कि जिसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल और प्री स्कूल लेवल जो है उनको इंक्लूड किया गया है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो है वो फोकस दिया गया है। इन्हेंस्ड फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और लर्निंग आउटकम दोनों पे फोकस जो है वो डालने के लिए टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी जो है उस पर फोकस दिया गया है। इन्हेंस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड स्कूल हेड्स। फिर फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनुअल ग्रांट पर स्कूल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइब्रेरीज। फिर सपोर्ट फॉर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान टू प्रमोट साइंस एंड मैथ लर्निंग। इसी के साथ ही डिजिटल एजुकेशन पे जो है वो फोकस दिया गया है। इन्हेंस्ड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन टू स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स, डीटीएच चैनल्स, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स फ्रॉम अपर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। फिर सपोर्ट टू दीक्षा जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच ऑफर टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स की गई है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को एनहांस किया गया है क्लास 1 से लेके 8 तक, यूनिवर्सल एक्सेस स्कूल्स को स्कूल बच्चों को देने के लिए स्कूल का। फिर जो स्कूल ग्रांट्स हैं उनको इंक्रीज किया गया है, जिसमें कि 10% एलोकेशन जो है वो स्वच्छता के लिए दी गई है। फिर गर्ल एजुकेशन पे फोकस किया गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उनको अपग्रेड किया गया है क्लास 6-8 से लेके क्लास 6-12 तक। फिर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है लड़कियों को अपर प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज में। स्टिपेंड दिया जा रहा है स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन गर्ल्स हैं उनके लिए। फिर इन्हेंस कमिटमेंट टू बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। फिर अगर इंक्लूजन की बात करें तो आरटीए एक्ट के अंदर जो है एलोकेशन फॉर यूनिफॉर्म्स दी जा रही है, उसको इन्हेंस किया गया है 400 से 600 पर चाइल्ड। एलोकेशन दी जा रही है टेक्स्ट बुक्स के लिए, क्यूआर कोडेड जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। एलोकेशन फॉर सीडब्ल्यूएसए ने इंक्रीज किया गया है।
स्टिपेंड जो है गर्ल विद स्पेशल नीड जो है उसको दिया गया है 200 पर मंथ, और स्पेशल ट्रेनिंग फॉर एज अप्रोप्रिएट एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री लेवल। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस दिया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है करिकुलम में ऐड किया गया है, स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन जो है उसको जो है वो सपोर्ट किया गया है, स्पोर्ट एजुकेशन को इंटेग्रल पार्ट बनाया गया है करिकुलम का हर स्कूल में, सपोर्ट स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं, रीजनल बैलेंस पे फोकस किया गया है, बैलेंस्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, एजुकेशनली बैकवर्ड जो ब्लॉक्स हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशल फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर एरियाज जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे जो है फोकस दिया जा रहा है। और समग्र शिक्षा के अंदर जो है नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं निष्ठा जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, उसको जो है वो जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, और 100% ऑनलाइन जो है वो किया गया है। फिर है पढ़ना लिखना अभियान, ये एक अडल्ट एजुकेशन स्कीम है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2021 में, पढ़ना लिखना अभियान। फिर 2019-20 में जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको इन्हेंस किया गया है, और कोविड-19 में ये भी डिसाइड किया गया है कि फूड ग्रेन पल्सेस ऑयल जो है वन टाइम स्पेशल मेजर जो एलिजिबल चिल्ड्रंस हैं उनको जो है वो प्रोवाइड की गई। अब हम एक छोटा सा जो है वो लुक देते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, जिसमें कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 टू ब्रिंग 2 करोड़ school children back into mainstream to universalization of access and expanding open schooling system। जो करंट सिस्टम है 10+2 का उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर से, 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 ईयर्स तक। फिर जो क्लास 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स है उनको ईजियर बनाया जाएगा, टेस्टिंग की जो स्किल्स हैं उनको चेंज किया जाएगा, मेमोराइज जो फैक्ट्स हैं उनको कम वेटेज दी जाएगी, स्कूल गवर्नेंस को चेंज किया जाएगा विद न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन इन पब्लिक डोमेन फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे जो है एम्फेसिस दिया जाएगा। एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल के बीच में जो अभी बहुत बड़ा एक रिजिड जो सेपरेशन है उसको हटाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 6 से शुरू हो जाएगी, उसमें इंटर्नशिप भी होगी। फिर ग्रेड 5 तक एटलीस्ट जो है मदर टंग में जो है जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा, कोई लैंग्वेज बच्चे पे जो इम्पोज नहीं की जाएगी। फिर असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। फिर एक न्यू जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन के लिए। और बाय 2030 मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। सो हम बात करते हैं कि कोविड-19 से स्कूल एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ा, उसमें इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है। तो एक्सेस टू डाटा नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गेन्ड इंपॉर्टेंस ड्यू टू डिस्टेंस लर्निंग एंड रिमोट वर्किंग, जो कि करेक्ट है, जिसमें कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स जो हैं इनका एक्सेस हुआ। नेक्स्ट, द इंक्रीज यूज ऑफ स्मार्टफोन फॉर ऑनलाइन स्टडीज विल लीड टू रिडक्शन इन डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटीज इन एजुकेशनल आउटकम्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा जो है वो माना जा रहा है कि इसकी हेल्प से जो है जो डिजिटल डिवाइड है जो कि रूरल और अर्बन, जेंडर, एज, इनकम ग्रुप्स के बीच में है वो कहीं ना कहीं जो वो रिड्यूस होगा। तो सी जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम इसमें देखें कि जो पर्सन है एज 5 to 14, इसमें जो है 5 to 14 लिए गए हैं जो ब्लू वाला बॉक्स है, और ये जो शेडेड है इसमें 15 to 29 ईयर्स की एज को बताया गया है फ्रॉम एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एबिलिटी टू यूज इंटरनेट 2017 और 18। तो अगर हम एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूरल में जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर इन 15 to 29, 5 to 14 में बहुत कम जो है उनको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, और फीमेल्स जो हैं उनमें जो है कंप्यूटर लिटरेसी बहुत कम है, और जितनों में है वो भी
15 टू 29 ईयर्स में ही ज़्यादा देखी गई है। अर्बन में जो है, अर्बन में भी मेल्स में जो है, मेल फीमेल का डिफरेंस तो सब जगह है, प्लस जो 15 टू 29 ईयर्स हैं उसमें जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी ज़्यादा है रेदर देन 5 टू 14। अगर अब हम एबिलिटी टू यूज़ इंटरनेट की बात करें तो उसमें भी जो है मेल काउंटर पार्ट जो है उसके पास ज़्यादा है रेदर देन फीमेल, रूरल और अर्बन दोनों में ही। लेकिन अर्बन में फिर भी यूज़ ऑफ इंटरनेट जो है वो फीमेल्स में मच बेटर है रेदर देन रूरल। तो अब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हुआ और स्कूल सारे बंद थे। तो इसके लिए कौन-कौन सी जो स्कीम्स है वो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट की। तो सबसे पहले पीएम ई विद्या है। इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल एंड हायर एजुकेशन के लिए अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम मई 2020 में। तो इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? पहला है वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि ऑल स्टेट्स यूटीज जो हैं उनको फ्री एक्सेस था टू सिंगल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है दीक्षा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाईली स्केलेबल और जिसको इजीली वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें बहुत सारे जो है वो कोर्सेज थे। और अप्रैल 2020 में जो है विद्यादान पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया ऑन दीक्षा, जो कि नेशनल कंटेंट कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम था। उसके बाद वन क्लास वन टीवी चैनल्स थ्रू स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स। तो जो लोग जो हैं जो नेट की जो लोग को नेट का एक्सेस नहीं था उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट। तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं है उनके लिए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो भी स्टार्ट की गई। 303 pieces of curriculum based radio programs for class 1 to 8 have been produced by NCERT। और एक पॉडकास्ट था सीबीएसई के लिए जिसको शिक्षा वाहिनी कहते हैं, वो भी जो है ग्रेड 9 टू 12 के लिए जो वो चलाया गया। अब जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए एक डीटीएच जो चैनल है वो ऑपरेट किया जा रहा है स्पेशली फॉर हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स इन साइन लैंग्वेज। ये सारे एक पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सेस टू नेट नहीं है। फिर आ गया स्वयं का जो ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन जो करिकुलम है उसके लिए फॉर ओपन स्कूल्स एंड प्री सर्विसेज एजुकेशन। तो इसमें ग्रेड 9 टू 12 के लिए ओपन स्कूलिंग के लिए जो वो कोर्सेज जो हैं वो स्वयं पोर्टल पे अपलोड किए गए। देन फंडिंग सपोर्ट फॉर डिजिटल इनिशिएटिव। तो ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग जो थी उसको उसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स के लिए समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर जो है फंडिंग की गई फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स। देन नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये ओपन स्टोर हाउस है ई कंटेंट का, जिसमें कि वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए कंटेंट है। फिर है प्रगता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन with special focus on online blended digital education for students who are presently at home due to closure of schools। और एंड में जो है मनोदर्पण, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है जिसमें कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंक्लूड की गई थी, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं घर में, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन किसी ने देखी नहीं, ताकि किसी को कुछ डिप्रेशन जैसा ना हो। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर इनमें से कौन से जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं वो किए गए। सो ऑपरेशनलाइजिंग यूनिफाइड स्किल रेगुलेटर जो करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो कि करेक्ट है। देन इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड फॉर्मल एजुकेशन बोथ एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन। सो डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। द नेशनल स्कूल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड नेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो कि है NCVET, नेशनल स्कूल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसको नोटिफाई किया गया 5 दिसंबर 2018 में। तो एज अ फर्स्ट माइलस्टोन टुवर्ड्स क्रेडिबल सर्टिफिकेशन असेसमेंट, जो अवार्डिंग और असेसमेंट बॉडीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस इसने जो ट्रेनिंग सेंटर ने नोटिफाई की। प्लस ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसको जो है रोल आउट किया गया, जिसके अंदर की एटलीस्ट 8 लाख जो कैंडिडेट हैं जिसमें कि माइग्रेंट्स भी इंक्लूडेड है उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है वो इस चैनल पे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हो। इसी के अंदर ही क्वालिटी इन्हांसमेंट पे भी फोकस किया गया। जो IITs हैं जो स्किल ट्रेनिंग देंगे उनको भी जो है वो ग्रेडिंग दी गई है। सो डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विथ 42.5% ऑफ वर्कफोर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 21.5 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में वो एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद क्लोज टू 52% ऑफ वर्कफोर्स वाज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी भी मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें एक और चीज देखी गई कि अभी भी जो विमेन्स हैं उनके पास जो है वो लेबर का जो है वो सब लेबर की जो अपॉर्चुनिटीज वो कम है कंपेयर टू मेल पार्ट्स। तो इसमें जो एक चीज और देखी गई कि जो फीमेल्स हैं उनका जो एक्सेस है लेबर फोर्स में वो कम है कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। और इसमें एक और चीज जो डिस्कस की गई जिसपे मैंने क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको जो है रैशनलाइज करके 4 कोड्स में डाल दिया गया है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं आपको ये बताना है। तो पहली ये, अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 years इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज इंगेज्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर अप टू 30th जून। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट विल पे 12% एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड 12% एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दैट इज 24% ऑफ वेजेस टूवर्ड्स ईपीएफ। ये भी करेक्ट है। और इन सबका जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर 20 से जून 21 है। और इसमें जो है इसमें जो फ्रेश एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसी के साथ ही जो री एम्प्लॉय होंगे जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपनी जॉब खोई होगी उनको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट विल पे ओनली एम्प्लॉयज शेयर ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन दैट इज 12% ऑफ वेजेस। तो ये भी ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय किए जाएंगे, जहाँ पे अप टू 1000 एम्प्लॉयज जो हैं उनको लगाया जाएगा वहाँ पे 24% की फैसिलिटी है। और यहाँ पे मोर देन 1000 एम्प्लॉयज जो दिए जाएंगे उनके पास 12% की जो है गवर्नमेंट उनको जो है कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसमें जो डी है वो करेक्ट है। और इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने बजट में वर्ड सुना होगा गिग वर्कर्स, इसके ऊपर जो है ये इस साल गवर्नमेंट काफी फोकस की है। तो एक छोटी सी मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ कि गिग वर्कर्स क्या है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के चलते जो है ई कॉमर्स सेक्टर अब जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, हम जितनी भी नाम सुनते हैं। तो अब जो है इनका जो है हायरिंग जो बेसिस है बहुत डिफरेंट है। तो इसमें जो वर्कर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होते, टाइम बाउंड के लिए होते हैं। जैसे जो पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, जैसे हम देखते हैं ओला स्विगी के साथ जो वर्क कर रहे हैं डिलीवरी बॉयज, या जो उबर की टैक्सी चला रहे हैं। तो ये जो है गिग वर्कर के अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट ने जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 है उसके अंदर जो है इन लोगों को जो है इंक्लूड किया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो गिग वर्कर्स टर्म अगर आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि गिग वर्कर्स कौन है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने इनमें से जो कौन सी जो डिजीजेज है उनको एलिमिनेट कर दिया है। तो 2 और 3 जो है ये एलिमिनेटेड है, लेकिन मीजल जो है वो अभी एलिमिनेटेड नहीं है। इसकी जगह जो है पोलियो जो है वो एलिमिनेटेड है। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसी में गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका जो वो जो है वो शार्पली रिड्यूस हुआ है। 3.6 था 1991 में, जो कि अब 2.2 हो गया 2018 में। और इसी में जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें बताया गया है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशो एमएमआर है वो 1113 है फॉर द पीरियड 2016 एंड 18। और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो 36 है पर 1000 लाइव बर्थ इन 2018। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन सी जो मेडिसिन हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए रखा गया था बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो रेमडेसिविर जो इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन है ये रखा गया था। ये रखा गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन। फिर जो फेविपिविर जो टैबलेट है इनको रखा गया था फॉर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन। ये दोनों जो है वो एंटीवायरल है। और नेक्स्ट है इक्लोजोबम जो इंजेक्शन है इसको जो है इसको भी रखा गया
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जो CRS है, इन मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पेशेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और रेगुलर सर्वे किया गया अजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सिल क्वाइन जो है इनके ऊपर जो है रेगुलर सर्वे रखा गया और इन तीनों को जो है मेडिसिन को रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज में रखा गया। ओके, तो इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं डिस्कस की है जो है कि कोविड-19 की वैक्सीन का जो रोल आउट है। आप सब जानते हैं कि 16 जनवरी को इंडिया में जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और 2 वैक्सीन्स को इंडिया ने इम्प्रूव किया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इससे रिलेटेड जो है एक फुल डिटेल वीडियो इस चैनल में है जिसमें पूरा बताया गया है कि मेडिसिन की ये जो वैक्सीन हैं किन चीज़ों पे बेस्ड है और इसमें किसको लेनी है और किसको नहीं लेनी है। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसको डिस्कस किया गया था। तो इसमें जो रूरल सैनिटेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है। उसमें 39% 2014 में था जो कि 2019 में 100% हो गया है और मोर देन 10 करोड़ जो टॉयलेट्स हैं वो बिल्ड किए गए हैं सिंस 2014। इसका जो फेज़ 2 है वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है 21 से 25 तक, जिसका फोकस है ओपन डिफिकेशन फ्री पे। ओपन डिफिकेशन जो ODF है वो तो अचीव हो चुका है लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी पे और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड वेरियस स्कीम्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट such as 15 Finance Commission grants to local bodies, मनरेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। और फर्दर जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है उसको लॉन्च किया गया था जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू हैव बेटर सेफ हाइजीन सैनिटरी प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग कोविड-19। और उसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं राउंड अबाउट 30,000 के करीब जो है कम्युनिटी सेंट्रिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए गए। अब मनरेगा में जो की एलिमेंट्स जो अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने जो सर्वे में डाली मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी चीज़ें ऐड की गई है? इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, यूज़ ऑफ आधार, जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल ऑडिट सिस्टम, implementation of software for estimate calculation using rural rates for employment जो कि सिक्योर है, geographical information system GIS based planning time and motion study to increase efficiency of estimation of work। जन मनरेगा को लॉन्च किया गया जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ई सक्षम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट टू पोजीशन थीमेटिक एक्सपर्ट्स एट ऑल लेवल्स इन सिलेक्टेड ब्लॉक विद पुअर इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और प्रोजेक्ट उन्नति टू अपग्रेड द स्किल बेस ऑफ महात्मा गांधी नरेगा वर्कर्स। और इसमें ये अचीवमेंट है कि 99% जो वेजेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है अकाउंट्स में पे की गई नरेगा वर्कर्स के 2020-21 में, जबकि 13-14 में 37.17%। तो ये जो है इसकी अचीवमेंट थी। अब हम डिस्कस करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसको लॉन्च किया गया 20 जून 2020 को फॉर अ पीरियड ऑफ 125 डेज, जिसका फोकस था 25 वर्क्स वे इन 6 स्टेट्स। और इसमें 12 जो डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स थे वो मिलके काम कर रहे थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोविजन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स एंड सिमिलरली अफेक्टेड रूरल सिटीजन्स, सैचुरेट विलेजेस विद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाउसिंग, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, वेरियस लाइवलीहुड एसेट्स एंड कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सेस और बास्केट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। तो अभियान ने हेल्प किया इन एम्पावरिंग विलेजर्स विद लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन सिलेक्टेड 116 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 स्टेट्स। वो स्टेट कौन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए, जो कि है बिहार, झारखंड, MP, उड़ीसा, राजस्थान एंड UP। चैप्टर 10 में इतना ही डिस्कशन था। सो इसी के साथ ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिस्कशन जो है वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स टू लेट अस नो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।